तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी थार को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही है। इस मूवी में ऐसे कुछ सीन्स हैं जिसमें कि आंखें बंद करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं तो आपको ब्रूटैलिटी से भरे सीन देखने को नहीं मिलेंगे और मैं ब्लर भी कर दूंगा, लेकिन अपने शब्दों से बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर आपको मार काट चीर फाड़ नहीं पसंद तो ये मूवी आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को पेड़ से लकड़ियां काटते हुए देखते हैं ताकि नीचे खड़ी बकरियां उन्हें खा सकें। आदमी लकड़ियां काट ही रहा होता है कि तभी कोई उसके ऊपर गोली चला देता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो पेड़ वाले आदमी के पास आता है और एक चाकू लेकर उसके कान की बाली निकालने के लिए बड़ी बेरहमी से कान ही काट डालता है, लेकिन हमें उस कातिल का चेहरा नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। फिर इसके बाद हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में खेतों के बीच एक दूसरे से लिपटा लिपटी करके आनंद ले रहे होते हैं। लड़की को गोलियों के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उस दिन दिवाली का त्योहार था तो सभी पटाखे फोड़ रहे थे। हम देखते हैं कि दो गाड़ियां एक घर पर आती हैं जिसमें कि कई सारे आदमी मौजूद थे जिनके पास बंदूकें थीं। तो वो उतरते ही गोलियां चलाने लग जाते हैं और घर में मौजूद एक औरत और एक आदमी को मार डालते हैं। वहीं पर कुछ बक्से रखे हुए थे जिनमें कि भारी मात्रा में नशा करने वाला पदार्थ था, तो वो उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। लड़की जो खेतों में थी उसे दोबारा से गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी थी, तो वो वहां से भागकर आ गई थी। तो वो देखती है कि कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे हैं जो कि देखने पर तो डाकू लग रहे थे। डाकुओं ने जिस आदमी और औरत को मारा था वो लड़की के ही माँ बाप थे। अब अगले दिन हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम सुरेखा सिंह होता है, जो कि उसी घर में आया होता है जहाँ पर डाकू डकैती करके और लोगों को मार कर भागे थे। सुरेखा के साथ हमेशा एक हवलदार रहता था जिसे सभी भूरे कहकर पुकारते थे। तो वो लड़की से पूछताछ कर रहा होता है कि कल रात क्या हुआ। लड़की ज्यादा कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो रात में दिया जलाने के लिए मंदिर गई थी और जब वापस आई तो उसे ये सब दिखा और मेरी कुछ दिन में शादी होने वाली थी तो सारा दहेज का सामान लूट कर ले गए। पर असलियत तो ये थी कि वो मंदिर नहीं गई थी बल्कि उस समय खेतों के बीच अलग ही क्रिया कर रही थी। सुरेखा समझ गया था कि लड़की कुछ तो छुपा रही है, तभी वो बताता है कि असली बात ये है कि ये घर अफीम का गोडाउन था। तो डाकू दहेज लूटने का दिखावा करके अफीम का सारा माल लूट कर ले गए। अब इसके बाद हम एक सिद्धार्थ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि उसी गांव में आया होता है कुछ मजदूरों के तलाश में, क्योंकि उसका एंटीक सामानों का बिजनेस था। तो वो गांव से सामान लेकर दिल्ली में जाकर बेचता था। तो सामान को उठाने और ले जाने के लिए कुछ आदमी चाहिए थे। सिद्धार्थ एक आदमी से जाकर कहता है कि शहर में एक काम है जिसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जिसके अच्छे पैसे मिलेंगे। आदमी उसे पन्ना नाम के आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि वो शहर में काम करता है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अभी वो शहर से वापस नहीं आया है। सिद्धार्थ और जानकारी लेने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ उसे पन्ना की बीवी चेतना मिलती है। तो वो उससे पूछता है कि पन्ना घर कब तक आएगा। चेतना सिद्धार्थ को एक पल के लिए देखती ही रह जाती है क्योंकि गांव में एक शहरी लड़के का दिखना उसके लिए नया ही था। तो उसे पहले तो एक टक घूरती है और फिर बताती है कि वो 5-6 दिन में वापस आ ही जाएंगे। हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बकरियां चरा रहा होता है तो उसे पेड़ पर एक आदमी की लाश लटकी हुई दिखाई पड़ती है और ये वही आदमी था जो पेड़ पर से लकड़ियां काट रहा था। अब वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए सुरेखा और भूरे आ जाते हैं, तो बॉडी को देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। आदमी को पहले गोली मारी गई, फिर उसे और मारा गया और फिर उसके छाती पर कुल्हाड़ी मारी गई और कान भी काट डाले गए और फिर उसे पेड़ से लटका दिया गया। तो देखने पर यही लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है बल्कि किसी राक्षस का ही काम है। अब सुरेखा और भूरे नाश्ता पानी करने के लिए एक ढाबे पर जाते हैं। तभी सुरेखा की नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है और उसके पहनावे से समझ जाता है कि वो यहाँ का नहीं है। तो वो भूरे से उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। भूरे उससे सिगरेट मांगने के बहाने से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन सिद्धार्थ ज्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। सुरेखा ढाबे वाले को उस आदमी की फोटो दिखाता है जो पेड़ पर लटका मिला था। तो ढाबे वाला बताता है कि इसका नाम सुवा है। अब हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि एक
एक ऊंचे पहाड़ पर बनी बंजर हवेली में कुछ कर रहा होता है। वो वहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ बना रहा है, और ऐसा कुछ जिससे कि किसी को कैद करके रखा जा सके। 4-5 दिन बीत जाते हैं तो सिद्धार्थ दोबारा से पन्ना के घर जाता है तो चेतना बताती है कि अभी वो नहीं आए हैं। सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है, तभी चेतना उसे छाछ पिलाने के बहाने से घर के अंदर आने को कहती है। घर के बाहर बैठे गांव के 2-4 निठल्ले मर्द उसे अंदर जाते हुए देखकर बातें बना रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि एक बांझ औरत के मुंह क्यों लगे, तो जब पन्ना आएगा तो खुद ही देख लेगा। अब हम देखते हैं कि अगले दिन पन्ना आ जाता है और उसके साथ उसका दोस्त कुंवर भी आया हुआ था जो कि उसी गांव का था। तो दोनों लोग ढाबे पर जाकर रुकते हैं थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए। ढाबे वाला उन दोनों को बताता है कि तुम्हारे दोस्त सुवा को किसी ने बेरहमी से मार डाला है, तो मैंने पुलिस को बता दिया था कि तुम दोनों उसके दोस्त हो, तो तुम्हें थाने जाकर पेशी देनी होगी। दोनों ही लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इस मामले में फंसना नहीं चाहते थे क्योंकि इतने टाइम बाद वो घर आए थे और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना किसी को भी पसंद नहीं था, तो वो सुवा को पहचानने से ही इनकार कर रहे होते हैं। लेकिन सुरेखा उनके झूठ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये खून नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए चेतावनी है, और अब अगर गांव से बाहर जाना हो तो बता कर ही जाना। उन दोनों का एक और साथी था जिसका नाम धन्ना होता है, जो कि अभी वो शहर से वापस नहीं आया था। अब पन्ना अपने घर जाता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कि पन्ना को बता देता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई आदमी घर आता रहता था। बूढ़ा आदमी वही इंसान था जो आपके मोहल्ले में भी रहते ही होंगे, जिनका काम होता है दूसरे के घर में ताक झांक करना और इधर से उधर चुगली करना। अब अगले दिन सिद्धार्थ पन्ना के घर आता है तो उसकी बीवी दरवाजा खोलती है तो वो देखता है कि उसके गाल पर मारपीट के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब कि बूढ़े ने जो बताया था उसके बाद पन्ना ने घर आकर अपनी बीवी को मारा पीटा था। सिद्धार्थ जब घर के अंदर आता है तो पन्ना कहता है कि हमारे गांव में आदमी की इज्जत पर सवाल उठ जाता है अगर आदमी के ना होने पर कोई गैर मर्द उसकी बीवी से मिलने अकेले घर पर आए, और आपने एक बार नहीं हमारी इज्जत पर 2-2 बार सवाल कर दिए। ये बात सुनाने के बाद पन्ना सिद्धार्थ को छत पर बुलाता है और काम की बात करने को कहता है। सिद्धार्थ बताता है कि गांव से एंटीक सामान लेकर शहर पहुंचाना है जिसके लिए 4-5 आदमी चाहिए। पन्ना और सिद्धार्थ में थोड़ा बहुत पैसों की बार्गेनिंग होती है और फिर ये डील पक्की हो जाती है। अब अगले दिन सिद्धार्थ अपनी जीप लेकर आता है और पन्ना और उसके दोस्त कुंवर को लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर सिद्धार्थ गाड़ी रोक देता है और पहाड़ के ऊपर बनी खंडहर हवेली की तरफ इशारा करके कहता है कि वहाँ पर उसका कुछ सामान है जो कि लेना है, तो वो कुंवर को साथ लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सुरेखा उस लड़की से पूछताछ कर रहा होता है जिसके घर में डाकुओं ने डाका डाला था। लड़की आखिरकार मुंह खोल ही देती है और बताती है कि उस रात 6 लोग आए थे और बक्से लूट कर ले गए जिसमें कि नशे करने वाला पाउडर था, और उसमें से एक आदमी बगल वाले गांव का ही है। कुंवर और सिद्धार्थ जब हवेली पहुंच जाते हैं तो सिद्धार्थ अचानक से कुंवर का गला दबाने लग जाता है और उसे बेहोश कर देता है। काफी देर तक ना आने पर पन्ना खुद ऊपर आ जाता है तो सिद्धार्थ उसके सर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। सिद्धार्थ ने उन दोनों को बस काम का झांसा दिया था, उसके इरादे तो कुछ और ही नजर आ रहे थे जो कि ठीक तो नहीं लग रहे थे। हम देखते हैं कि सुरेखा भूरे के साथ एक डाकू को पकड़ने के लिए जा रहा होता है जिसके बारे में पता चला था, तो उन्हें रास्ते में ही डाकुओं का झुंड मिल जाता है तो वो उसका पीछा ही करने लग जाते हैं। पुलिस और डाकुओं के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसमें से एक गाड़ी को उड़ाने में सुरेखा कामयाब हो जाता है, लेकिन डाकुओं का मेन लीडर हनीफ खान वहां से भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है और उसकी बीवी से कहता है कि पन्ना ट्रक लेकर दिल्ली गया है तो उसके वापस आने तक मुझे यहीं पर रहना है, तो आपके यहाँ जो कमरा खाली है उसमें पन्ना ने मुझे रहने को कहा है। हम देखते हैं कि सुरेखा डाकुओं के गैंग के एक आदमी को धर दबोचता है और थोड़ा खर्चा पानी देने के बाद वो डाकू हनीफ खान के बारे में सब कुछ बता डालता है। अब हम पन्ना को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और सिद्धार्थ ने उसे लटका रखा था। सिद्धार्थ हथौड़ा और कील लेता है और पन्ना के पैरों में कील रखकर धड़ाधड़ हथौड़े मारते जा रहा होता है और पन्ना दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रहा होता है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। पन्ना दर्द में उससे पूछ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ एक शब्द भी नहीं बोलता, बस उसे इसी तरह करके तड़पाया जा रहा होता है।
इसके बाद सिद्धार्थ कुंवर के पास जाता है, जो कि वो भी रस्सियों से बंधा लटका पड़ा था, और सिद्धार्थ उसको भी वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे उसने पन्ना को किया था। सिद्धार्थ दिन रात पन्ना और कुंवर को ऐसे ही टॉर्चर करते जा रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था और इसकी वजह क्या थी, ये राज खुलना अभी बाकी था। सुरेखा को अब तक यही लग रहा था कि जो पेड़ पर लटका आदमी मिला था उसे डाकू हनीफ खान ने ही मारा है, लेकिन अब जाकर उसे पता चला था कि हनीफ खान ने सिर्फ उस घर में डाका डाला था, लेकिन पेड़ पर लटके आदमी सुवा को नहीं मारा था। तो अब उसके लिए ये केस और भी ज्यादा उलझ गया था कि आखिर सुवा को किसने मारा। सुरेखा और भी पूछताछ करने के लिए पन्ना के घर ही पहुंच जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो शहर से चला गया है। तभी वहां पर सिद्धार्थ आ जाता है और बताता है कि वो मेरे काम से शहर गया है। सुरेखा ने सिद्धार्थ को पहले भी कई बार गांव में देखा था, तो वो उससे पूछताछ करने लग जाता है और ये भी कह देता है कि पन्ना से अगर कांटेक्ट हो पाए तो मुझसे बात करा देना। पन्ना और कुंवर दोनों ही रस्सियों से लटके दर्द से कराहते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी जमीन ले लो, मेरा पैसा ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में तो जैसे अलग ही खून सवार था और उनकी एक भी बात सुनने के बजाय उन दोनों के शरीर पर दर्दनाक जख्म दिए जा रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि धन्ना शहर से गांव वापस आ जाता है, तो उसे जब पता चलता है कि उसके दोस्त शहर गए हैं काम करने के लिए, तो वो भी सिद्धार्थ से कहकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। सिद्धार्थ उसे भी काम का झांसा देकर उसी हवेली में ले जाता है और उसको भी वैसे ही रस्सियों से लटकाकर बांध देता है और उसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है। सिद्धार्थ कई दिनों से पन्ना के घर में रह रहा था और उसकी बीवी चेतना घर में अकेली ही रहती थी। सिद्धार्थ और चेतना के बीच धीरे धीरे करीबियां बढ़ने लग जाती हैं और एक रात सिद्धार्थ उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, लेकिन उस वक्त चेतना वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद चेतना वापस आती है और फिर उन दोनों के बीच वो सब होने लग जाता है जो अभी आप सोच रहे हैं। चेतना ने जब पहली बार सिद्धार्थ को देखा था शायद तभी वो उसे पसंद आ गया था, और आज जो भी हो रहा था उसकी वजह कहीं न कहीं ये भी थी कि उसका पति उसको वो इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देता था जो उसको चाहिए थी, बल्कि उसे मारता पीटता था और नौकरानी बनाकर रखा था। तो शायद जो चेतना के अरमान थे वो इस मौके का फायदा उठाकर पूरे कर रही थी। उधर हम देखते हैं कि धन्ना कैसे भी करके रस्सी से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन जब सिद्धार्थ हवेली जाता है तो देखता है कि धन्ना तो वहां पर है ही नहीं, तो उसकी हवा एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर वो कहीं पहुंच जाता तो सिद्धार्थ का सारा राज खुल सकता था। सिद्धार्थ उसे ढूंढने लग जाता है तो देखता है कि वो बस कुछ ही दूर जा पाया था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो कहीं भी जा पाए। सिद्धार्थ उसे पकड़ के वापस ले जाने लगता है, तभी वो देखता है कि एक बच्चा उसे देख रहा है। ये बच्चा वही था जिसने सुबह को पेड़ पर लटके हुए देखा था और अब उसने सिद्धार्थ को धन्ना को ले जाते देख लिया था। सिद्धार्थ बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, तो बच्चा भी पूरी दम लगाकर भागने लग जाता है और इसी चक्कर में बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ धन्ना को हवेली वापस ले आता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला डालता है। सिद्धार्थ एकदम बेरहम हो चुका था और उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बस ऐसे ही लोगों को पकड़ के टॉर्चर कर करके बेरहमी से मारता जा रहा था। अब हम देखते हैं कि सुरेखा और भूरे उसी जगह पर जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं जहां पर बच्चा ऊंचाई से गिर गया था, लेकिन वहां उन्हें उसकी पगड़ी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गोलियां चलने लग जाती हैं और एक गोली भूरे को जा लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वो गोलियां डाकू हनीफ खान चला रहा था, क्योंकि सुरेखा ने उसके आदमियों को मारा था, इसीलिए सुरेखा को मारकर वो बदला लेना चाहता था। सुरेखा कैसे भी बच जाता है, लेकिन उसके दोस्त भूरे की जान चली जाती है, जिससे कि उसको काफी ज्यादा दुख होता है। अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चेतना को बताता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है, तो वो वापस जा रहा है। चेतना को सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, तो वो उसको गले से लगाकर रोते हुए कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। ये सब कुछ धन्ना की बीवी सुन और देख लेती है। उसकी बीवी सीधा सुरेखा के पास ही पहुंच जाती है और बताती है कि मेरे पति बिना कोई सामान लिए ही शहर की ओर चले गए हैं। सुरेखा को मालूम था कि सुआ की मौत को लेकर कुछ तो गड़बड़ है और धन्ना उसका दोस्त भी था, तो वो उसकी बीवी से ही सब कुछ बताने को कहता है, जो कुछ भी वो जानती थी। औरत बताती है कि धन्ना और सुआ ने जमीन लेकर अफीम की खेती करना शुरू किया था, लेकिन पन्ना और कुंवर को नहीं बताया था। सुरेखा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अफीम के खेत थे, तो वहां पर एक झोपड़ी में तलाशी लेने पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में जो एड्रेस लिखा हुआ था वही सेम एड्रेस सुरेखा ने सिद्धार्थ के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी देखा था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है और अब ये पता लगने वाला था कि सिद्धार्थ ऐसा
ऐसा क्यों कर रहा था। सुवा को किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने ही मारा था। सुवा सिद्धार्थ के घर में नौकर का काम करता था और एक दिन घर खाली होने पर वो पन्ना, कुंवर और धन्ना को चोरी करने के लिए बुला लेता है। वो घर का सामान लूट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिद्धार्थ की बीवी आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पन्ना, कुंवर और धन्ना उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। वो तीनों ही नशे में धुत थे और उन्हें कोई होश नहीं था कि वो किस तरह के हैवान बनकर क्या घिनौना काम कर रहे हैं। पन्ना उसे लगातार उसके मुंह पर मुक्के मारता है और ना जाने शरीर में कितने घाव देता है और सभी शैतान बनकर उसके साथ घटिया घिनौना काम करते हैं, जिसे सोचकर ही आपकी रूह कांप जाए। वो आए तो थे चोरी करने के इरादे से, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और वो अब इंसान नहीं बल्कि शैतान बन चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। सिद्धार्थ जब घर वापस आता है तो अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर एकदम सुन्न पड़ जाता है और उसे पकड़कर खूब रोता है और तभी से उसने सोच लिया था कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है वो उनको नहीं छोड़ेगा और वैसे ही उनको सजा देगा जैसे उन्होंने उसकी वाइफ के साथ किया है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चेतना को लेकर घर से निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वहां सुरेखा आ जाता है, लेकिन उसे सिद्धार्थ नहीं मिलता पर उसकी डायरी मिल जाती है। उस डायरी को पढ़ने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि सिद्धार्थ कौन है और क्या करने आया है और कहाँ क्या कुछ कर रहा है। सिद्धार्थ चेतना को लेकर उसी हवेली में पहुंच जाता है और तब चेतना अपने पति को देखती है जिसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। सिद्धार्थ चेतना के गले से एक लॉकेट निकालता है और पन्ना को दिखाकर बताने को कहता है कि बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला। पन्ना सब कुछ बताता है और तब चेतना को पता चलता है कि उसके पति ने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा सिद्धार्थ उसे दे रहा है। उधर सुरेखा पूरी पुलिस फौज लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए, लेकिन डाकू हनीफ खान उस पर दोबारा हमला कर देता है। फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। धन्ना सिद्धार्थ से कहता है कि उस रात जो हुआ हमें नहीं पता कि किसने क्या किया, क्योंकि हमने अफीम खा रखी थी। सिद्धार्थ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे गोली मारकर नरक पहुंचा देता है। फिर इसके बाद सिद्धार्थ पन्ना के ऊपर पेट्रोल डालकर चेतना के सामने ही उसे आग लगा देता है। हम देखते हैं कि सुरेखा कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां पहुंच जाता है और तब वो देखता है कि सिद्धार्थ ने वो कर डाला है जो वो करने आया था। सुरेखा सिद्धार्थ के ऊपर बंदूक तान देता है और बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब वो सरेंडर कर दे तो सही रहेगा। सिद्धार्थ ने अपना बदला ले लिया था तो अब उसे कोई भी मतलब नहीं था कि आगे क्या होगा और ये बात सुरेखा समझ जाता है, इसीलिए वो अपनी गन नीचे कर लेता है। लेकिन तभी चेतना उसके ऊपर गोली चला देती है और सिद्धार्थ की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि जो बच्चा भागते वक्त गिरा था वो वहीं पर मिलता है। इसका मतलब कि सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया था और उसका ख्याल रख रहा था, यानी कि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। अब सीन यहाँ से 6 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि चेतना पेट से होती है। हर कोई ये कहता था कि चेतना कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन असलियत में असली खोट चेतना में नहीं बल्कि पन्ना में था। लेकिन वो एक ऐसे समाज में जी रही थी जहाँ मर्द हमेशा सही रहता है और औरत गलत, जिस वजह से उसे ही सब बांझ कहकर पुकारते थे, ना कि पन्ना को। हम देखते हैं कि चेतना अपने पड़ोसी सहेलियों के साथ कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में ही सुरेखा मिल जाता है तो वो उनको छोड़ने के लिए कहता है। चेतना सही सारी औरतें जीप में बैठ जाती हैं और हम जीप को जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन मूवी को इस तरह से बनाया गया है कि सिंपल कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग निकलकर सामने देखने को मिलती है। सभी के दिमाग में ये रहता है कि आखिर सिद्धार्थ लोगों को पकड़कर टॉर्चर क्यों कर रहा है और दिमाग में कई वजह भी आती हैं, लेकिन असली वजह आखिर में जाकर ही पता चलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। नशा जो होता है वो अगर ज्यादा हो जाए या उसकी लत लग जाए तो वो आपसे बुरे से बुरा काम भी करा डालता है जो आप करना भी नहीं चाहते। ज्यादा नशा एक तरह से शैतानी दिमाग के लिए एक डोज होता है, जिसे पाकर आपका शैतानी दिमाग आपको बुरी चीजें करने के लिए उकसाता है और आप बेसुध होकर वो सब कर डालते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में अपनी गलती का पश्चाताप करके कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गलती तो हो ही चुकी है जिसकी सजा तो होनी ही होनी है। सुवा पूरे होश में था और चोरी करने के प्लान में पन्ना, धन्ना और कुंवर का हाथ था और जो कुछ भी हुआ था उसमें सुवा नहीं शामिल था, लेकिन उसने सब कुछ होते हुए देखा पर रोका नहीं। तो गुनाह करने से बड़ा तो गुनाह देखने वाला और उसे ना रोकने वाला होता है। तो सिद्धार्थ ने उसे भी मारकर अपना बदला ले लिया। हमें ये नहीं दिखाया गया कि सिद्धार्थ कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था या नहीं। तो हो सकता है कि उसने यही ठान लिया था कि वो खुद ही उन दरिंदों को सजा देगा और अपनी बीवी की मौत का बदला लेगा। अभी हाल
ही में एक खबर देखने मिली कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और करने वाले वो थे जो हमारी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है जो मूवी में दिखाया गया है वो आने वाले समय में सच होने लगेगा और गुनहगारों को सजा देने के लिए खुद ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे वो खुद ही वो राक्षस बनकर बैठे हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब खुद से ही इंसाफ लेने के लिए लोग हथियार उठाकर राक्षसों को नर्क पहुंचाने लग जाएंगे। हालांकि ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, क्योंकि जब आप खुद हथियार उठाते हैं तो आप कातिल कहलाते हैं। तो भले ही आप शैतान को मारकर बदला ले रहे हो, लेकिन कानूनी तौर पर तो आप भी मुजरिम ही कहलाओगे, तो सजा तो आपको भी मिलेगी। फिल्म में एक डायलॉग है कि जब इंसान बदला लेने के लिए निकलता है तो वो अपने साथ 2 कब्र लेकर निकलता है, एक अपने दुश्मन की और एक अपनी खुद की। तो मतलब यही है कि अगर आप बदला लेने निकलेंगे तो भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में चेतना ने सिद्धार्थ को क्यों मार डाला। चेतना की नजर से देखें तो सिद्धार्थ उसके लिए एक धोखेबाज इंसान ही था जिसने उसका बस इस्तेमाल किया। उसने उसके पति को उसके सामने ही जलाकर मार डाला और सिद्धार्थ उसे अपने साथ ले जाने का वादा करके उसे ले जा रहा था, लेकिन उसके इरादे तो कुछ और ही थे। सिद्धार्थ तब तक अपनी जगह सही था जब तक वो अपना बदला ले रहा था, लेकिन जब उसने चेतना के साथ संबंध बनाए तो वहीं वो गलत हो गया, क्योंकि वो तो अपनी बीवी के साथ हुए बलात्कार और मौत का बदला लेने आया था। तो किसी और की बीवी के साथ संबंध बनाना, वो भी उसकी बीवी जिसको वो मारना चाहता है, ये देखकर सही नहीं लगता। चेतना हमें प्रेग्नेंट देखने को मिलती है, मतलब कि वो सिद्धार्थ की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। वो शायद बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमेशा उसको ये कहा गया कि वो बांझ है, पर वो अब पेट से थी, तो जो उसका पहला बच्चा होने का एहसास था उसे खोना नहीं चाहती थी। फिल्म में जो डाकू वाला एंगल डाला गया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि ऑडियंस के मन में कंफ्यूजन बनी रहे, लेकिन ये एंगल थोड़ा कमजोर सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब सिद्धार्थ की एंट्री होती है उसके थोड़े टाइम बाद ही एहसास हो जाता है कि सुआ की मौत में सिद्धार्थ का ही हाथ है। इतनी सारी मूवीज देख डाली है कि अब शुरू में ही पता चल जाता है कि आखिर में क्या होगा, और यही इस मूवी के साथ भी हुआ। मूवी 40 मिनट पूरी कर चुकी थी, तभी सारा मामला हल्का हल्का समझ आ भी गया था, और शायद आप लोगों को भी समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है। बस उसे दिखाया ऐसा गया है ताकि सब कुछ एकदम एंड में जाकर खुले, पर फिर भी जिस तरह से कहानी को प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफी सही लगता है। हमें 80 के दशक का समय दिखाया गया है, और वो भी एकदम पिछड़ा हुआ गाँव दिखाया गया है। तो जब डाकू दिवाली वाले दिन घर लूटने आए थे तो घर में लाइट वाली झालर लटकी हुई दिखती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई लगाता भी होगा। आज भी गांव में तो ज्यादातर लोग दिया जलाना ही प्रेफर करते हैं, और कई गांव में तो बिजली भी नहीं आती। तो 80 के जमाने में एक रेगिस्तानी गांव में बिजली आना और इतने सारे लाइट और बल्ब जलना, ये बात हजम नहीं होती। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ी सी दिखाई पड़ती है। अब एक्टिंग की बात करें तो अनिल कपूर ने अपने रोल को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, और ये प्रूव किया है कि इस उम्र में भी उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आई है, और वो अब भी आजकल के नए एक्टर्स को टक्कर दे सकते हैं। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो काफी सही देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन कपूर जो कि अनिल कपूर के ही बेटे हैं, उनकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। हर्षवर्धन कपूर अपनी फिल्म भावेश जोशी के लिए जाने जाते हैं, जो कि बॉलीवुड की अब तक की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है। हर्षवर्धन के इस फिल्म में ज्यादा डायलॉग नहीं थे, उन्हें अपने फेस एक्सप्रेशन से ही अपने इमोशंस दिखाने थे, जिसमें कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं दिखते। बेशक उन्होंने अपने रोल को सही निभाया है, लेकिन शायद थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। चेतना यानी कि फातिमा सना शेख ने अपने रोल को सही ही निभाया है और काफी अच्छी एक्टिंग करी है, और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर जो राजस्थानी टोन है और जो कल्चर है वो सब कुछ काफी नेचुरल देखने को मिलता है, और भाषा बिल्कुल भी बनावटी देखने को नहीं मिलती। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स की काफी तारीफ हो रही है, और यही चीज फिल्म में देखने लायक है। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी फिल्में बनी होंगी जिसमें इतना बुरे तरीके से सीन दिखाए गए हों, जिसे देखने पर आपकी आंखें स्क्रीन पर से हटने को मजबूर कर दें, और ये फिल्म उनमें से एक है। इस फिल्म में जो ब्रूटैलिटी और वायलेंस दिखाया गया है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है, और इससे पहले हमें इतने साफ तरीके से किसी बॉलीवुड फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है। अब ये चीज किसी को तो बहुत पसंद आती है और
किसी को एकदम घिनौनी लगती है। तो ये अपनी अपनी पसंद की बात है कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। इस फिल्म में काफी ज्यादा गाली गलौज और अडल्ट सीन भी हैं। तो दादी, चाचा, पापा, फूफा, भतीजा, भांजा, मामा, मौसी सबको एक साथ बैठाकर ये मूवी लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, नहीं तो घर का माहौल ही एकदम अलग बन जाएगा। लेकिन अगर आपका परिवार कुछ ज्यादा ही चिल है तो इसे मस्त आराम से देख सकते हैं और एक अच्छी मूवी का आनंद ले सकते हैं। और अगर अकेले भी हो तो कोई गम नहीं, तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सिद्धार्थ की जगह होते तो क्या करते। क्या आप बदला लेने का सोचते या फिर कानूनी तौर पर सजा दिलाने का सोचते? हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन थार मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।